maximum value of the determinant among all 2 by 2 real symmetric matrices। ध्यान रखना है रियल और सिमेट्रिक मैट्रिसेस है जिसका कि ट्रेस 14 है और वो पूछ रहे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमसे पूछा जा रहा है और 2 क्रॉस 2 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई साहब। चलो बढ़ते हैं 2 by 2 का सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने की कोशिश करते हैं। सो 2 क्रॉस 2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सीधा सा फंडा है कि इसके परपेंडिकुलर डायगोनल के परपेंडिकुलर एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या हमें बोला कि क्या रखना है? बिल्कुल नहीं बोला हमें। तो काम करते हैं हम जनरल तरीके से करते हैं A1 A2 ये हो गया B1 और ये हो गया B2। अब उसने सबसे पहले ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला तो ये A2 और B1 तो बराबर हो गए। सबसे पहली बात A2 इज इक्वल टू B1 ये कंडीशन तो उसने ऑलरेडी दे दी बिकॉज दिस आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसने ट्रेस 14 दे दिया। ट्रेस मतलब क्या? A1 प्लस B2 इज इक्वल टू 1 4 ये भी कंडीशन उसने दे दी। इसको कंडीशन 1 मानते हैं, इसको कंडीशन 2 मान ली, ये भी दे दी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं जी। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। A1 B2 माइनस B1 A2। अब हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो। ध्यान से सुनिएगा, ये मैक्सिमम हो। तो यहाँ जो भी नंबर लिखा है A1 B2 आप क्या चाहेंगे? उसमें से 0 माइनस होना भाई। 1 भी क्यों माइनस करें? 0 माइनस करो ना ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। कुछ माइनस ही मत करो उसमें। तो B1 और A2 की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी हमें। ये बात तो सत्य हो गई। सो ये हो गया A1, ये हो गया B2, ये 0 और ये 0। तो 0 0 तो 0 रखनी पड़ेगी तब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास A1 प्लस B2 14 होने चाहिए। A से 2 पेयर चूज कर लो आप। चलिए चूज करने की कोशिश करते हैं। A और B की वैल्यू A1 और B2 की वैल्यू हमें चूज करनी है। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से हम वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू ऑफ D मैक्स। ठीक है, अच्छा A1 की वैल्यू मैं 13 ले लूं, इसकी वैल्यू 1 ले लूं। दोनों का समेशन 14 होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 13। अच्छा चलो ये 12 ले लेता हूं और ये कितना ले लेता हूं दोस्त? ये 2 लेना पड़ेगा। ये 11 तो ये 3, ये 10 तो ये 4, ये 9 तो ये 5, ये 8 तो ये 6, ये 7 तो ये 7। देखो ध्यान से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 33 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 48 आएगा और ये 49 आएगा। इससे बराबर इससे ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि इसके नीचे जाओगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा जो ऑलरेडी आ चुका है। 49 इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन गेट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी 49 और वो कब हो सकती है? जब A1 और B2 एक दूसरे के बराबर होंगे और वो 7 होंगे। इसने क्या पूछा हमसे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अमंग ऑल 2 by 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ट्रेस 14 इज 49। माय आंसर इज, आप क्या लिख के आएंगे इसके लिए? 49 लिख के आएंगे। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर A इज इक्वल टू इतना द डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज गुणा A इनवर्स इज। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट हमसे पूछा जा रहा है। बताइए डिटरमिनेंट किसका पूछा जा रहा है? A ट्रांसपोज और A इनवर्स का हमसे पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं AB का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A का डिटरमिनेंट गुणा B का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट गुणा A इनवर्स का डिटरमिनेंट। ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
अब इन दोनों का रिलेशन आप जानते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वही है जो कि ए का डिटरमिनेंट है, और इसका डिटरमिनेंट वही है जो इसका डिटरमिनेंट ये होता है, ये हम जानते हैं ना। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये क्वेश्चन तो देखता ही रह गया, आपको क्वेश्चन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप क्लियर हो किस चीज के प्रति, द प्रॉपर्टीज जो आपने सीखी है, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन देखता ही रह गया आपको। इस क्वेश्चन की जगह वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता, आपके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर सकता था, लेकिन आप भी तैयार थे अपने अपने हथियारों के साथ। आप भी डट के आ जाए मैदान में, काट डालेंगे साला। तैयार थे ना आप, तो आपको काम आ गया मैदान में, समझे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। लेट m टू द पावर, खुद से करेंगे भाई, बंद कीजिए कैमरे को, खुद से करना है। m टू द पावर 4 इज i वेर आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, तो m इक्वल टू i है ना, m स्क्वायर इज इक्वल टू i है ना, m क्यूब इक्वल टू i, देन फॉर एनी नेचुरल नंबर k m इनवर्स इज इक्वल टू i। कैसा क्वेश्चन पूछा है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोचो, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, वेट अ मिनट। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि m टू द पावर जो 4 है ना, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमसे ये पूछ रहा है m क्यूब क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एक m इनवर्स लाने के लिए खोपड़ी में कुछ घूम रहा है, दैट इज कि मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय m इनवर्स कर देता हूँ मैं इसमें, बोथ द साइड्स करना पड़ेगा। तो यहाँ बच जाएगा m क्यूब और यहाँ बन जाएगा m इनवर्स। अरे वाह, यहाँ से कुछ मिला, यहाँ से मिला कि m इनवर्स m क्यूब के बराबर हो सकता है ना। m क्यूब या 3 की पावर में कुछ चीज़ें चलेंगी तो तभी m क्यूब आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन मैं उठा के लेके आता हूँ, m टू द पावर 4k गुना m, यही लिखा है ना आपके पास। दोनों को जोड़ सकते हैं, 4k प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यदि ये 4k लिख दिया तो ये तो 4 की पावर, अब k की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि m की पावर 4 तो क्या है दोस्त, आइडेंटिटी में i की पावर k कितनी बार ले लो वो i ही बनाएगा, ये तो i ही बनाएगा। तो पहले ऑप्शन से हमें m नजर आ रहा है, सो m इज नॉट इक्वल टू m इनवर्स, सो पहला तो गलत है। लेट्स कम टू द दूसरा। सो दूसरा m टू द पावर 4k गुना m स्क्वायर, तो ये जो 4k है भाई साहब, ये तो आइडेंटिटी बना लेंगे खुद को, और यहां से आएगा m स्क्वायर। m स्क्वायर इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू m इनवर्स, तो ये भी गए तेल लेने। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में जब आएंगे तो m टू द पावर 4k, m टू द पावर 4k इंटू m क्यूब, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे और ये बन जाएंगे m क्यूब, और हमारा m क्यूब ही हमारा m इनवर्स है। सो माय करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आई बात, समझ में आता है? बिल्कुल आता है सर, कर दोगे? कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द मैट्रिक्स दिया हुआ है, हैज डिटरमिनेंट इज 100, इसका डिटरमिनेंट दे दिया है, ट्रेस इज 14, द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी कहना उचित होगा, पूछा है हमसे। तो भाई डिटरमिनेंट दिया है, और डिटरमिनेंट जो है वो यदि यहाँ कोई, ये क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ता कि ये 2 को भी नहीं होना पड़ता, ओनली ऊपर ही एलिमेंट दिखाई देने होते। यदि ऐसा होता तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या होता जी? डिटरमिनेंट होता है। अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन में इनका मल्टीप्लिकेशन ही डिटरमिनेंट होगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम बाय प्रोसीजर करेंगे। ए आपने लिखा, ए को छिपाया और इसको छिपाया, है ना, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा 5 0 0 1 2
0 3 4 B। ये आपके पास बचा 2। सो इसकी रेटिंग क्या है, देखो ये 1 1 है, ये 2 1 है, माइनस साइन के साथ आएगा ये -2। अब इसको छिपाया इसको छिपाया तो ये बचा 0 0 0, उड़ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था इस केस में मल्टीप्लिकेशन ही फाइनल आंसर होगा। 2 4 0 एंड B। तो ये 0 है तो वो तो ख़त्म हो गया। अब बचा आपसे आपके पास ये, तो इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये A, ये हो जाएगा 5, ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं तो 2 गुना B। सो गुना 2 गुना B, ये है मेरा डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू है 100, उसने दी हुई है। तो यहाँ से AB की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। कोई परेशानी? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है सर, AB की वैल्यू 10 है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि ट्रेस जो है वो ट्रेस क्या होता है भाई? ट्रेस होता है सारे डायगोनल एलिमेंट का समेशन। सो A प्लस 7, 5 + 2 7 प्लस B इज इक्वल टू 14। सो A प्लस B होना चाहिए 14, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन है आपके पास AB, मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए उनका होना चाहिए 10। सो ये इक्वेशन नंबर 2। सो दो ऐसे नंबर ले लीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और जिनका समेशन क्या हो? 14 हो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन 10 हो और समेशन 4 क्या है भाई, रुको, 14 नहीं 7 हो, है ना? ये 7 आएगा ना दोस्त। जब मैं लिख रहा हूँ तब हाँ तुम लोग हंस रहे होंगे ना, सर गलत लिख रहे हो, अभी पकड़ में आएगा सर। ठीक है, A प्लस B इज इक्वल टू 7। दो नंबर जिनका समेशन 7 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए, वो दो नंबर हो सकते हैं, या तो A 5 हो और B 2 हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता, या फिर A 2 हो और B 5 हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन और के साथ ये रिलेट है, या तो ये या ये। हमसे उसने पूछा है A माइनस B का मॉड्यूलस। तो A माइनस B यानी कि 5 - 2, ये भी 3 है, और आप यदि ये कंडीशन लें 2 - 5, तो -3 का मॉड्यूलस भी 3 है। तो हमें क्या करके आना है? आंसर में 3 करके आना है। क्या गलती कर सकते हो आप जल्दबाजी में मान सकते हो, ये मान सकते हो, ये सोच ही नहीं रहे आप, -3 आंसर आएगा और -3 ही पुट करके आ जाओगे। तो इसीलिए ये मॉड्यूलस दिया हुआ है, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं गेट एग्जामिनेशन में, यही मूल मंत्र है दोस्त। ठीक है ना जी, ये मूल मंत्र है आपके लिए। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 52। द फिगर शोज, अब इसके बारे में आपको कुछ भी हवा नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज लिया है उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि द फिगर शोज अ शेप ABC इन इट्स मिरर इमेज। ये ABC दिख रहा है, इसका जस्ट मिरर इमेज है अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स के अक्रॉस है ये। ठीक है, A1 B1 C1 है कोऑर्डिनेट्स और इसके ABC हैं। द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट मैप्स ABC टू A1 B1 C1। क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है कि आपके पास A B और C कोऑर्डिनेट्स हैं और आप इन्हें मैप कर रहे हैं A1 B1 और C1 में। क्या कर रहे हैं जी? मैप। तो मैपिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की सहायता ले रहे हैं। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, जो भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें आप एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे जी? n क्रॉस n, जो भी वो हो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जानी चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए A1 B1 C1। तो ये इसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलेंगे कि भैया इसने ट्रांसफर कर दिया चीज़ों को। तो ये जो मिरर इमेज हो जाएगी ना, मिरर इमेज, ये मिरर इमेज इक्वल टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। मिरर इमेज के कारण ऐसा है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के कारण ऐसा है। ये हिंट समझ में आए पहली बात तो आपको। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखना।
मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई किसी के भी एक कोऑर्डिनेट्स पकड़ लीजिए, मान लो ए उठाया आपने। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ध्यान से सुनो सर। एक्स पे हम मान लेते हैं x1 है, ठीक है, और y पे मैं मान लेता हूँ y1 है। इसमें कोई दिक्कत, कोई शिकायत आपको नहीं है। अब ये a बन चुका है a1, अब a1 बन चुका है, तो a को a1 बनना यदि होना तो इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है जी, y कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। देखो ये यदि x1 है तो a1 और a दोनों के लिए x1 है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन y वाला यहाँ पे y1 था तो यहाँ पे जस्ट माइनस ऑफ y1 हो रहा है, माइनस ऑफ y1 हो रहा है, ठीक है। अब कहानी ये हो रही है, कहानी ये हो रही है कि इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की सहायता लग रही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 और y1, ये x1 और y1 को मैं एक मैट्रिक्स में लिख ले रहा हूँ भाई, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी मैट्रिक्स का, 2/2 के ऑप्शन है तो 2/2 मैंने लिख लिया, और मुझे मिल जा रहा है x1 माइनस y1। आइए देखते हैं जरा, ये कितने बाई कितने का है, ये 1 क्रॉस 2 का है, ये कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है। क्या सेम है दोनों की, हाँ सर ये सेम होने चाहिए, इसका कॉलम और इसकी रो सेम होने चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्रॉस 2 का बनेगा, बन रहा है क्या 1 क्रॉस 2 का, यस सर 1 क्रॉस 2 का ही बन रहा है। चलो अब इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, वही आपका आंसर है दोस्त, ठीक है। तो या तो जनरल तरीके से मान लें, या फिर आप चाहें जनरल तरीके से यदि नहीं मानना है तो कोई ऑप्शन से चले जाएं। चलो मैं जनरल तरीके से जाता हूँ, मैं जनरल तरीके से जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। इसको मान लेता हूँ a b c d, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दोस्त, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x1 का इन दोनों, x1 का a में, सो ये हो जाएगा a x1 प्लस c y1, ये हो गया। अब x1 का इसमें, सो ये हो जाएगा b x1 और ये हो जाएगा प्लस dy y1, ये। अब आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ x1 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x1 चाहिए, तो आप खुद सोचें कि a की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, c की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, c तो चाहिए ही नहीं हमें, हाँ ना, c तो चाहिए ही नहीं, ये तभी x1 आएगा। अब यहाँ हमें x1 नहीं चाहिए तो हमें b भी 0 रखना पड़ेगा, तो b 0 रखा, और यहाँ हमें चाहिए माइनस ऑफ y1, सो माइनस ऑफ y1 के लिए d की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। ओके 1 0 0 -1, 1 0 0 -1, d is my answer. A matrix P is decomposed into its symmetric part S and इसके symmetric part V। अच्छा, S दे दिया है और V दे दिया है। एक मैट्रिक्स यदि P है मेरे पास, सो P को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, यस और नो, ये मैंने सीखा है। तो ये पूछ रहे हैं हमसे सीधा सीधा कि देन मैट्रिक्स P इज, मुझे एस दे दिया है, मुझे V दे दिया है और मुझसे P पूछा जा रहा है। अच्छा जी, तो सर यदि मैं P को करता हूं तो मुझे P प्लस P ट्रांसपोज करना होता है डिवाइड बाई 2, प्लस P माइनस P ट्रांसपोज करना होता है और डिवाइड बाई 2 करना होता है ना। अभी मेरे से P के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से किसको तोड़ें तो ये बन जाए, इसमें से किसको स्क्यू में तोड़ें तो ये बन जाए। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे किए होंगे कि P उठाया रेंडमली, किसी में से P प्लस P ये किया और दिस किया, कहानी उलझ जाएगी। इसको बड़े शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। देखो ये बात तो तय हो गई, एस और वी जुड़ेंगे भाई,
एस और वी जुड़ेंगे। अच्छा चलो एस और वी को आप जोड़ भी दो, आप में से बहुत सारे लोगों ने एस और वी को जोड़ा होगा, तो क्या डायरेक्ट पी पा लिया क्या? देखो ये सिमेट्रिकल पार्ट है, ये एसिमेट्रिक पार्ट है, लेकिन वो बाई 2 है या नहीं है ये कुछ भी नहीं बोला। तो मान लो दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, -4 और 4 में से 2 गया तो ये 2 बचा, 2 + 3 हो गया 5, हो गया 5, 4 + 2 हो गया 6, 3 और 0 हो गया 3, 7/2, 7/2, सो ये हो गया 7, 2 और 3 -1, 7/2 और ये दिस, ये हो गया 0 और 2 और 2 ये हो गया। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कोई मिला क्या? नहीं मिला। और ऑप्शन है मेरे पास 4 2 5 6 3 7 -1 0 2, 6 3 7 मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया। ऑप्शन सी मेरे पास पूरा का पूरा मिल गया, जो कि मेरा आंसर है। कुल मिला के ये, हाँ, उसका डिकम्पोज्ड पार्ट ही दिया था, मतलब /2 करके जो पार्ट आता है ना वही हमें दिया है, कोई डरने की बात नहीं थी। ये एस उसने लिख ही दिया है, इसका डिकम्पोज्ड पार्ट है, तो ये एस पूरा ये इकट्ठा दिया हुआ है। V इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस, इकट्ठा दिया है, तो दोनों का समेशन ही P होता है। अब आपको सब कुछ जोड़ने की जरूरत भी नहीं है रे, अब दिमाग से हम काम लेंगे। जरा गौर से देखो सारे ऑप्शंस को, सारे ऑप्शन को, इन दोनों में से किसी ऐसे को जोड़ो जहां पे जीरो, कहीं पे जीरो मिल रहा है कि हाँ देखो 7/2 और -7/2 जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो नहीं है, कहानी खत्म, सबको जोड़ना ही नहीं है। और बोलो, ऐसे दिमाग लगाएंगे? जी हाँ।